अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम अपना लास्ट चैप्टर जो अंडरस्टैंडिंग का चैप्टर है, जो हमें समझना था बेसिकली, वो हम स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ द मल्टीपल डोजेज रेजिमेन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली हमने ये बात की थी कि आपके पास जितने भी अभी तक हमने जो है वो बेसिकली ग्राफ्स जो है वो डिस्कस किए, जिसमें हमने जो है वो आईवी इन्फ्यूजन, आईवी जो है वो बेसिकली फर्स्ट कंपार्टमेंट का ग्राफ जो है वो बेसिकली पढ़ा। आईवी जो है वो सेकंड कंपार्टमेंट का ग्राफ हम पढ़ चुके थे। फिर हमने इसी तरह से जो है वो ओरल फर्स्ट कंपार्टमेंट देखा था, और जो है वो ओरल जो है वो सेकंड कंपार्टमेंट देखा था। और फिर हमने जो है वो बेसिकली आईवी इन्फ्यूजन का जो है वो बेसिकली चैप्टर में आईवी इन्फ्यूजन का जो है वो बेसिकली ग्राफ देखा था। तो ये जो हमने ओरल फर्स्ट कंपार्टमेंट, ओरल सेकंड कंपार्टमेंट, आईवी फर्स्ट कंपार्टमेंट, आईवी सेकंड कंपार्टमेंट और आईवी इन्फ्यूजन का ग्राफ जो हमने पढ़ा था, तो उसमें बेसिकली हमने देखा था कि जब हम डोज को जो है वो एडमिनिस्टर कर रहे थे, तो वहां पे जब हम सिंगल डोज, बेसिकली सिंगल डोज एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे, कि जब हमने सिंगल डोज को एडमिनिस्टर किया था, तो हमारे पास जिस तरह से यहाँ पे जो है वो सिंगल ओरल का ग्राफ जो है वो मौजूद है, तो सिंगल डोज ऑफ ड्रग को एडमिनिस्टर करने पे क्या हो रहा था कि हमारे पास जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन थी बेसिकली वो रैपिडली जो है वो राइज करी थी, अपने जो है वो सी मैक्स को जो है वो अचीव करी थी। और फिर उसके बाद वो जो है वो हमारे पास जो है वो डिक्लाइन की तरफ जो है वो जा रही थी। यानी कि यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं, एकदम से उसने जो है वो आपके पास एमईसी से अबव जो है वो पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन अटेन की, और थेरेपेटिक इफेक्ट जो है वो अपना प्रोड्यूस किया, और थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के बाद वो जो है वो डिक्लाइन हो गई, मतलब थेरेपेटिक इफेक्ट जो है वो डिक्लाइन हो गया। लेकिन अगर हमें जो है वो क्या कहते हैं, इसी थेरेपेटिक इफेक्ट को जो है वो क्या कहते हैं प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक जो है वो मेंटेन करना है, सही है। इसी थेरेपेटिक इफेक्ट को जो है वो हमें प्रोलॉन्ग, अगर थेरेपेटिक एक्टिविटी हमारे पास चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, हम जो है वो सिंगल डोज के बजाय फिर जो है वो उसी सेम ड्रग की जो है वो मल्टीपल डोज जो है वो देना शुरू कर देंगे। तो यहाँ से फिर हम जो है वो बेसिकली मल्टीपल डोजेज रेजिमेन इन जो है वो बेसिकली अचीव कर लेंगे। मल्टीपल डोजेज रेजिमेन का ही मतलब ये है कि जो भी हमारे पास ड्रग की डोज जा रही है, उसको हम एक रेगुलर डोजिंग इंटरवल के ऊपर जो है वो मल्टीपली, मतलब मल्टीपल टाइम्स उसको जो है वो डोज कर रहे हैं, उसको जो है वो दे रहे हैं पेशेंट को, जिसकी वजह से आपके पास जो है वो हमें क्या अचीव हो रहा है, थेरेपेटिक एक्टिविटी जो है वो बेसिकली आपके पास प्रोलॉन्ग रह रही है। और यहाँ पे जो ग्राफ होता है बेसिकली वो इस तरह से कंटिन्यू रहता है, वो डिक्लाइन नहीं करता, सही है। तो यहाँ पे इस वजह से हम मल्टीपल डोजेज रेजिमेंट पे जा रहे हैं, क्योंकि जो सिंगल डोज एडमिनिस्ट्रेशन जब हम करते हैं, तो प्लाज्मा जो लेवल होता है ड्रग का वो राइज करता है हमारे पास, एक राइज करने के बाद फिर एकदम से जो है वो फॉल कर जाता है, और जो उसका थेरेपेटिक लेवल होता है बेसिकली वो प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक जो है वो आपके पास स्टेटिक नहीं रहता, वो जो है वो बेसिकली एकदम से डिक्लाइन कर जाता है। तो इस चीज को प्रोलॉन्ग थेरेपेटिक एक्टिविटी को अचीव करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए हम जो है वो मल्टीपल डोजेज रेजिमेन जो है वो दे रहे होते हैं, ड्रग्स को मल्टीपल टाइम्स जो बेसिकली देना जो है वो शुरू करते हैं, सही है। तो बेसिकली मल्टीपल डोजेज रेजिमेन और सिंगल डोजेज रेजिमेन जो है वो बेसिकली कब दी जाती है। सबसे बड़ी बात ये है कि आपके पास ये डिपेंड करता है कि आपकी जो है वो पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन क्या है, और पेशेंट कौन से डिजीज से जो वो सफर कर रहा है, और साइड बाय साइड आपने जो है वो कौन सी ड्रग, मतलब कुछ स्पेसिफिक क्लास ऑफ ड्रग्स होती हैं जिन्हें हमें मल्टीपली जो है वो डोज करना पड़ता है, सही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने एक जर्नल बात की हुई है कि अगर हमारे पास कोई पेशेंट है जिसको कोई ऐसा डिजीज है, जो डिजीज है वो बेसिकली बिल्कुल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक रहता है, मतलब इसका जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है बेसिकली वो स्मॉलर है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा है, उसको जो है वो पेन है, आर्थराइटिस का पेन है, तो आर्थराइटिस का पेन जो है वो बेसिकली आपके पास फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक जो वो रहेगा, मतलब जो उसकी पेन कंडीशन रहेगी वो आपके पास जो है वो क्या कहते हैं आपके पास, वैसे ऑल्थो जो आपके पास आर्थराइटिस है बेसिकली वो एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है, लेकिन जो उसका पेन जो उससे एसोसिएटेड है बेसिकली वो आपके पास एक शॉर्ट टर्म कंडीशन है। तो जब हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो बेसिकली डिजीज का जो है वो बेसिकली आपके पास स्मॉलर, यानी कि कोई हमें ऐसे डिजीज को जो वो ट्रीट करना हो जो कि आपके पास कम टाइम में जो वो ट्रीट हो सकता है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम जो है वो बेसिकली आपके पास सिंगल डोज ऑफ ड्रग जो है वो दे रहे होते हैं, सही है। मतलब कि फॉर सपोज हमारे पास एक पेशेंट को जो है वो पेन है, और हमारे पास जो ड्रग है बेसिकली वो उस पेन के खत्म होने के बाद भी जो है वो अपना इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती रहती है। और ऑल्थो बेसिकली वो जो ट्रीटमेंट टाइम है बेसिकली वो बहुत स्मॉल है, तो इस केस में हम सिर्फ ड्रग की जो है वो सिंगल डोज जो है वो एडमिनिस्टर करेंगे। जब हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो स्मॉलर हो, तो फिर हम सिंगल डोज देते हैं, जैसे यहाँ पे एस्पिरिन की जो है बात की गई। और जब हम सिंगल डोज ऑफ ड्रग जो है वो देंगे, तो हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, अगेन वही होगा कि हमारे पास वो जो है वो प्लाज्मा कंसेंट्रेशन जो है वो एकदम से जो है वो राइज होगी। जैसे सिंगल डोज पे हमने बात की थी
कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो एकदम से अपनी पीक पे जाएगी और फिर जो है वो डिक्लाइन कर जाएगी, लेकिन उसकी जो थेरेपेटिक एक्टिविटी होगी वो प्रोलॉन्ग नहीं रहेगी। लेकिन यही चीज जब अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है वो अगर ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज जो है वो बेसिकली ये जब हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ डिजीज यानी कि किसी डिजीज को हमारे पास जो है वो लॉन्गर टाइम तक हमें जो है वो ट्रीट करना होता है, तो हमें क्या करना होता है, हमें जो है वो उसी ड्रग की मल्टीपल डोजिंग करके उसी थेरेपेटिक इफेक्ट को जो है वो क्या कहते हैं प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक मेंटेन करके रखना पड़ता है। सही है, क्योंकि डिपेंड करे कि एक डिजीज है वो बहुत अरसे तक चलेगा तो हमें दवाई को भी जो है वो बहुत अरसे तक जो है वो या बहुत उस ड्यूरेशन ऑफ डिजीज तक जो है वो देना होगा, ताकि हम जो है वो उसको स्लोली स्लोली जो है वो ट्रीट कर सकें। जैसे आपके पास कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो कि क्रॉनिक इन्फेक्शन होते हैं, तो उसमें हमें जो है वो एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है, इसमें हमें 4 डेज तक 7 डेज तक हमें एंटीबायोटिक देनी पड़ती है, ताकि उसकी जो मिनिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन है वो बॉडी के अंदर जो है वो मेंटेन रहे, ताकि डिजीज की रिकरेंस जो है वो ना हो पाए। तो जब हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज जो है वो लॉन्गर होता है देन द थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग, तो फिर हम उस ड्रग की जो है वो मल्टीपल डोजेज रेजिमेंट देते हैं एज कम्पेयर टू द सिंगल डोजेज रेजिमेंट। मल्टीपल डोजेज रेजिमेंट के अगर आप ग्राफ को देखेंगे तो इसमें आपके पास जो है वो कुछ जो है वो बेसिकली इस तरह का रफ एंड टफ काइनेटिक्स का जो वो बेसिकली आपको ग्राफ मिलता है। इसको जो हम कहते हैं बेसिकली जो पूरी काइनेटिक्स आपको शो हो रही है कि जिसमें आपके पास अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है, जिसमें आपके पास जो है वो अप एंड डाउन आ रही है, बेसिकली उसे जो है वो क्या कहते हैं हम रफ एंड टफ जो है वो काइनेटिक्स कहते हैं। और यहाँ पर बेसिकली जब प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होती है तो उसे जो है वो बेसिकली सी मैक्स कहते हैं, या फिर जो है वो बेसिकली इसको जो है वो सी पीक भी जो है वो कह रहे होते हैं। ये जो पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन हमारे पास अचीव होगी दैट इज नोन एज द सी मैक्स और सी मिन, और जहाँ पे वो बेसिकली आपके पास डिक्लाइन करेगी तो इट इज नोन एज द सी वैली, और जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो सी मिन। सही है, यानी कि आपके पास जब आपने फर्स्ट डोज एडमिनिस्टर की जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हुई और उसने अपनी पीक कंसंट्रेशन जो अचीव कर ली दैट इज नोन एज द सी मैक्स और सी पीक, और जब वो जो है वो डिक्लाइन हुई तो दैट इज नोन एज द सी वैली और जो है वो सी मिन। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो क्योंकि आप मल्टीपल डोजिंग करें तो आपको बहुत सारी सी मिन और सी मैक्स जो है वो मिल रही होती हैं, लेकिन सिंगल डोज में बेसिकली आपके पास सिर्फ एक ही सी मैक्स आती है और वो जो है वो बेसिकली डिक्लाइन जो है वो कर जाता है, उसमें कोई सी जो है वो क्या कहते हैं आपके पास वैली फॉर्म नहीं होती। सही है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि हमारे पास जो है वो जब भी आप मल्टीपल डोजेज रेजिमेंट जो है वो प्लान कर रहे होते हैं, आपने किसी ड्रग को जो मल्टीपल टाइम जो है वो देना होता है, तो आपने क्या करना होता है, आपने इस बात को इंश्योर करना होता है कि जो भी मल्टीपल डोजेज रेजिमेंट या मल्टीपल डोजेज आप दे रहे हैं ड्रग की, तो जो मल्टीपल डोजेज देने पर जो आपके पास प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो ड्रग की अचीव हो रही है वो जो है वो बेसिकली विद इन द थेरेपेटिक विंडो जो है वो होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने जो है वो 100 mg की डोज जो है वो दी, सही है, अगेन फिर मैंने सेकंड डोज जो है वो 100 mg की दी, फिर अगेन मैंने जो है वो थर्ड डोज जो है वो 100 mg की दी, तो ये जो मैं 3 सक्सेसिव डोजेस दे रहा हूँ तो इससे जो मेरी प्लाज्मा कंसंट्रेशन मतलब जो ब्लड में जो कंसंट्रेशन आ रही है वो जो है वो हमारी थेरेपेटिक विंडो से जो है वो बाहर नहीं जानी चाहिए। अब ये थेरेपेटिक विंडो है क्या, फॉर सपोज अगर हम प्लाज्मा वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते हैं और हमने जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है जब हम फर्स्ट डोज एडमिनिस्टर करते हैं तो हमारे पास कंसंट्रेशन जो है वो बेसिकली राइज होती है। सही है, कंसंट्रेशन राइज हो जाती है और वो जो है वो बेसिकली आपके पास क्या होता है कब ड्रग जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म करना शुरू करती है, जब वो जो है वो MEC को जो है वो बेसिकली आपके पास अचीव कर लेती है। MEC इज नोन एज द मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, वो कंसंट्रेशन जिस पे जाके जो वो ड्रग अपना जो है वो ऑनसेट जो है वो परफॉर्म करती है। सही है, अब जब वो अपना मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन जो है वो अचीव कर लेती है तो वो फिर जो है वो क्या करती है बेसिकली उसके बाद जो है वो बेसिकली अपना वो रिसेप्टर से बाइंड करती है, रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद जो है वो बेसिकली आपके पास डिक्लाइन फेज में जो है वो चली जाती है। अब डिक्लाइन फेज में जब चली जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, हम फिर से जो है वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद उसको जो वो फिर से एक और डोज दे देते हैं, तो फिर वो कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास कंटिन्यू हो जाती है, फिर वो दूसरी डोज जब डिक्लाइन हो जाती है तो फिर एक और डोज दे देते हैं। तो इस तरह से बेसिकली जो फर्स्ट डोज का जो रिमेनिंग होगा बेसिकली वो जो है वो बेसिकली हमारे पास सेकेंड डोज के अंदर जो है वो सेकंड डोज जो होगी वो फर्स्ट डोज के रिमेनिंग के अंदर जो है वो ऐड हो जाएगी। सही है, तो खैर ये वाली बात थी कि आपके पास जो भी हम डोज कर रहे हैं डोजिंग दे रहे हैं मल्टीपल डोजिंग दे रहे हैं तो विद इन द वो थेरेपेटिक विंडो रहनी चाहिए। थेरेपेटिक विंडो का मतलब ये है बिटवीन द MEC एंड द MTC मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन और मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन के दरमियान जो है वो बेसिकली रहनी चाहिए। सही है, जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोग को शो करूँ कि थेरेपेटिक विंडो क्या होती है, दिस इज द थेरेपेटिक विंडो।
कि जो भी हम मल्टीपल डोजिंग दे रहे हैं, कि पहले हमने फर्स्ट डोज दी तो वो देखें ये एमटीसी और एमईसी के दरमियान जो है वो बेसिकली लाई कर रही है। फिर हमने सेकंड डोज दी तो वो भी एमटीसी एमईसी के दरमियान लाई करनी चाहिए। फिर थर्ड डोज दें तो वो भी एमटीसी एमईसी के दरमियान लाई करनी चाहिए। वो एमईसी से नीचे नहीं होनी चाहिए और एमटीसी से अबव नहीं होनी चाहिए। अगर वो एमटीसी से अबव होगी तो क्या होगा, टॉक्सिक इफेक्ट आ जाएगा, और अगर वो एमईसी से बिलो होगी तो वहां पे सब थेरेप्यूटिक लेवल जो है वो बेसिकली आपके पास अचीव हो जाएगा उस ड्रग का। तो वो जो है वो बेसिकली आपके पास विद इन द थेरेप्यूटिक रेंज जो है वो होनी चाहिए। सबसे पहला रूल जो है वो ये है मल्टीपल डोजिंग जो है वो सेट करने का। सेकंड आपके पास ये है कि आपके पास जो है वो वही वाली बात है कि जो भी आप डोजेज रेजिमेंट सेलेक्ट करें वो जो है वो थेरेपेटिक विंडो के अंदर जो है वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो बेसिकली थेरेपेटिक विंडो के अंदर रहनी चाहिए कि वो एमईसी से अबव ना हो और जो है वो एमटीसी से बिलो ना हो। जब वो थेरेपेटिक विंडो के अंदर होगी तो आप तभी जो है वो डिजायरेबल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट या क्लिनिकल इफेक्ट को जो है वो अचीव कर पाएंगे। सही है। और ऐसा करना क्यों जरूरी है, ऐसा करना इसलिए जरूरी है ताकि आप जो है वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन में फ्लक्चुएशन को जो है वो अवॉइड कर सकें। फ्लक्चुएशन अवॉइड करना इसलिए जरूरी होती है क्योंकि अगर आपके पास प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है फ्लक्चुएट करती है, इसका मतलब ये है कभी वो एक्सेसिव लेवल अचीव कर लेती है, कभी वो जो है वो एमईसी से नीचे चली जाती है। इसकी वजह से आपके पास थेरेपेटिक इफेक्ट जो है वो एक जैसा नहीं रहता। तो एक जैसे थेरेपेटिक इफेक्ट को मतलब डिजायरेबल थेरेपेटिक इफेक्ट को पाने के लिए और प्लाज्मा फ्लक्चुएशंस को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी डोजेज रेजिमेन को उसकी डोज इस तरह से सेट करते हैं कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो एमईसी और एमटीसी के जो है वो दरमियान रहे, ताकि फ्लक्चुएशंस को हम जो है वो अवॉइड जो है वो कर सकें। सेकंड हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, यही वाली बात हमने यहाँ पे बात की कि जो भी हम डोजेज रेजिमेन सेलेक्ट कर रहे हैं वो तब तक हमारे पास जो है वो जो है वो क्या कहते हैं आपके पास जो है वो विद इन द थेरेपेटिक विंडो जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो थेरेपेटिक विंडो के अंदर जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो रहनी चाहिए। सही है। तो यहाँ पर हम ये वाली बात कहेंगे कि आपके पास थेरेपेटिक विंडो क्या होगी, ये जो एमईसी से लेकर एमटीसी के दरमियान या मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और मिनिमम सेफ कंसंट्रेशन और इसको मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन भी कहते हैं। सही है। इसके दरमियान जो है वो हमारी डोज ऑफ ड्रग, जो भी हम डोज देने ड्रग की, जिस डोज देने के बाद जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीव होनी चाहिए वो इस दोनों के दरमियान जो है वो बेसिकली हमारे पास अचीव होनी चाहिए। एमटीसी और एमईसी या एमएससी और एमईसी के दरमियान होनी चाहिए, तभी जो है वो हमारे पास एक डिजायर ऑप्टिमल थेरेपेटिक इफेक्ट जो है वो ऑब्टेन होगा। सही है। ये तो सिंगल डोज की बात ग्राफ आपको दिखाया गया। सही है। अब क्या होगा, अगर आपने जो है वो बेसिकली डोज इस तरह से सेट कर दी कि उसने अबव द एमएससी जो है वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीव कर ली तो वो टॉक्सिक इफेक्ट देगी, और अगर आपने डोज इतनी कम दे दी कि वो एमईसी भी अटेन नहीं करी तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास थेरेपेटिक फेलियर हो जाएगा और वो सब थेरेपेटिक इफेक्ट जो है वो देना शुरू कर दी। तो बेसिकली यहाँ पे थेरेपेटिक विंडो का और डोजेज रेजिमेंट की सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट है वो बताया हुआ है कि जो भी आप डोजेज रेजिमेंट सेलेक्ट करें, जो भी ड्रग की डोज सेलेक्ट करें, वो जो है वो इस तरह की प्लाज्मा कंसंट्रेशन दे कि वो थेरेपेटिक विंडो के दरमियान ही रहे, ताकि आप एक ऑप्टिमल डिजायरेबल थेरेपेटिक इफेक्ट को जो है वो अटेन कर सकें। सही है। तो ये वाली बात हमने जो है वो यहाँ पे की। क्राइटेरिया भी यही है कि अगर आपने ऑप्टिमल डोजेज रेजिमेंट सेलेक्ट करनी है तो आपने जो प्लाज्मा लेवल ऑफ द ड्रग, जो भी आप ड्रग की डोज जो वो दे रहे हैं वो इस तरह की दें कि जो प्लाज्मा लेवल है ड्रग का वो थेरेपेटिक विंडो के दरमियान जो है वो मेंटेन रहे। सही है। तो जैसे अगर हम बात करें तो हमने ये बात की कि जो थियोफाइलिन बेसिकली एक ड्रग है जिसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो 10 से 20 माइक्रोग्राम पर लीटर तक अगर होगी तो वो तभी जो है वो एक इफेक्टिव जो है वो क्या कहते हैं आपके पास जो है वो मतलब आप 10 से 20 माइक्रोग्राम पर लीटर की थेरेपेटिक रेंज पे काम करके उसका इफेक्टिवनेस मतलब उस ड्रग के जो है वो बेस्ट या बेनिफिट को जो है वो अचीव कर सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम जो है वो बेसिकली ऐसी डोज ऑफ ड्रग भी जो है वो दे सकते हैं जो कि 10 माइक्रोग्राम पर लीटर की कंसंट्रेशन अचीव कर सके। ऐसी डोज ऑफ ड्रग भी दे सकते हैं जो कि 10 के मिडिल में भी कोई कंसंट्रेशन अचीव कर सके, और ऐसी डोज ऑफ ड्रग भी दे सकते हैं जो कि 20 माइक्रोग्राम पर लीटर के दरमियान भी जो है वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीव करे। अगर हमने कोई ऐसी डोज दे दी जो 10 माइक्रोग्राम से नीचे जो है वो बेसिकली प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीव करेगी तो हमारा कोई मोटिव नहीं होगा, हम फेल हो जाएंगे क्योंकि वो एमईसी जो है वो अटेन ही नहीं करेगी, वो सब थेरेपेटिक लेवल अचीव कर लेगी। और अगर हम कोई ऐसी डोज ऑफ द ड्रग दे दें जो कि आपके पास 20 माइक्रोग्राम पर लीटर से अबव चली जाएगी तो वो टॉक्सिक इफेक्ट अचीव कर लेगी। तो यहाँ पर जो मैंने आपका कॉन्सेप्ट जो बनाया है कि आपके पास जो भी डोज ऑफ द ड्रग हो या जो भी डोजेज रेजिमेन हो थियोफाइलिन की वो इसी रेंज के अंदर तक होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, क्योंकि एक पूरी रेंज है तो रेंज में से हम एक स्पेसिफिक एक जो है वो बेसिकली वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको मिनिमम वैल्यू से माइनस कर देते हैं। तो जब हमने 20 को बेसिकली आपके पास जो है वो 10
मैक्सिमम और मिनिमम को जो है वो बेसिकली सॉरी हमारे पास प्लस करके उसको जो है वो बेसिकली 2 से डिवाइड कर देते हैं, बेसिकली उसका एवरेज ले लेते हैं, और एवरेज लेने पे जो कंसंट्रेशन आती है तो हम अपनी डोज को उस कंसंट्रेशन पे जो है सेट कर देते हैं। फॉर सपोज हमारे पास 20 + 10 = 30 और हमने उसको जब 2 से डिवाइड किया तो 15 माइक्रोग्राम पर लीटर जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं प्लाज्मा कंसंट्रेशन है। इसका मतलब ये है कि जब हम थियोफाइलिन की जो वो डोजिंग करेंगे तो हमें डोज को इस तरह से सेट करना होगा कि बॉडी में जाने के बाद वो डोज हमारे पास इतनी जो है वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन हमें जो है वो दे, ताकि वो जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो थेरेपेटिक विंडो के अंदर रहे और हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास एक बेनिफिशियल इफेक्ट जो है वो हमारे पास मिले और डिजायरेबल थेरेपेटिक आउटकम जो है वो हमें मिले और पेशेंट की कंडीशन जो है वो सही हो जाए। सेकंड हमारे पास बात ये है कि आपके पास जो है ना सिर्फ डोजेज रेजिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बल्कि उसका इंटरवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वो डोजेस के दरमियान, क्योंकि आप मल्टीपल डोज दे रहे हैं, सही है। अब मल्टीपल डोज में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आती है बेसिकली वो किस चीज का है, कन्वीनियंस का इशू आता है कि अभी एक पेशेंट ने जो है वो, अगर पेशेंट जो है वो आईवी थेरेपी के ऊपर है और आपने जो है वो मल्टीपल डोजिंग के दरमियान मतलब एक डोज, पहली डोज और दूसरी डोज के दरमियान गैप बहुत छोटा रख दिया कि पहली दफा उसने एक फर्स्ट घंटे पे जो है उसने इंजेक्शन लगाया, फिर आपने बोला कि हर आधे घंटे बाद जो है वो उसे इंजेक्शन देना है। तो अब खुद आप सोचेंगे किस तरह से हर बंदा आधे आधे घंटे बाद किस तरह से इंजेक्शन जो है वो ले सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो आपने जो उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन इस तरह से सेट कर ली कि वो थेरेपेटिक विंडो में रहे। सेकंड जो आपका क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके पास डोजिंग इंटरवल आपने सेट करना होता है कि पहली डोज और दूसरी डोज में कितना जो है वो इंटरवल होना चाहिए जो कि आपके पास पेशेंट के लिए कन्वीनियंट हो लेने में, चाहे वो ओरल डोज हो चाहे वो जो है वो बेसिकली आईवी डोज हो। ऐसा ना हो कि आपने डोजिंग इंटरवल इतना छोटा कर दिया कि पेशेंट को जो है वो बार बार इंजेक्शन लगाना पड़े और पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा फेयर हो। और जाहिर सी बात है कोई भी बंदा आधे आधे घंटे बाद इंजेक्शन नहीं ले सकता, वो उसके लिए डिफिकल्ट होगा, या हर 2-2 घंटे बाद जो है वो टैबलेट लेना उसके लिए डिफिकल्ट होगा। तो आपने कंप्लायंस के फैक्टर को भी जो है वो अंडर कंसिडरेशन लेना है और आपने जो है वो क्या कहते हैं थेरेप्यूटिक फैक्टर को भी कंसीडर लेते हुए एक अप्रोप्रिएट ऑप्टिमम डोजेज रेजिमेंट जो है वो सेलेक्ट करनी है कि डोजिंग इंटरवल पे भी आपने काम करना है कि जो पेशेंट के लिए कन्वीनियंस हो, पेशेंट के लिए जो है वो कंप्लायंस उसकी जो है वो अच्छी हो, और जो है वो आपने साइड बाय साइड थेरेप्यूटिक अप्रोच भी जो है वो यूज करनी है कि वो विद इन द थेरेप्यूटिक विंडो हो, तभी आप एक ऑप्टिमम डोजेज रेजिमेंट जो है वो डिजाइन कर पाएंगे ताकि आप एक डिजायरेबल और क्लिनिकल इफेक्ट जो है वो हासिल कर सके और पेशेंट की कंडीशन को ठीक कर सके। सही है। सेकंड वाली बात ये कि अगर आप जो है वो क्या कहते हैं वही वाली बात इसमें कि जो भी आप डोजेज रेजिमेंट सेलेक्ट करें वो डिपेंड करेगी आप जो है वो ऐसी डोज जो है वो बेसिकली आपके पास सेलेक्ट करें जो कि आपके पास प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास थेरेपेटिक विंडो में अचीव करे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो बेसिकली क्या है, कितनी डोज ऑफ ड्रग जो है वो बेसिकली आप देंगे। इतनी ज्यादा भी ना हो कि आपके पास जो है वो क्या कहते हैं टॉक्सिसिटी अटेन कर ले, इतनी कम भी ना हो कि सब थेरेपेटिक अटेन कर ले। जो भी आप डोज दें वो गिवन ड्रग की थेरेपेटिक विंडो में जो है रहे ताकि वो जो है वो एक डिजायरेबल फार्माको डायनेमिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर सके। और सबसे बड़ी बात फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, आप कितने घंटे कितने गैप से जो है वो बेसिकली आप डोज दे रहे हैं, वो कंप्लायंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आपने पहली डोज जो है वो दी उसको और आपने पहली डोज और दूसरी डोज के दरमियान गैप जो है वो आधे घंटे का रखा है, ऐसा ना हो। उसके लिए जो है बेसिकली आपके पास कन्वीनियंस हो। सही है। तो ये वाली बात हमने जो है यहाँ पे की कि दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है। वही वाली बात है कि जब आप मल्टीपल डोजेस रेजिमेंट कैलकुलेट करने होते हैं तो आपने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप कोई भी जो है वो मल्टीपल डोजेज रेजिमेंट जो है वो डिजाइन कर रहे होते हैं तो आपने देखना होता है कि आपके पास जो फर्स्ट डोज जो आपने दी है उस फर्स्ट डोज का जो है वो बेसिकली आपके पास फर्स्ट डोज जो आपने दी है और फर्स्ट डोज देने के बाद जो आपने सेकंड डोज दी है तो इस सेकंड डोज का जो सेकंड डोज जो आप दे रहे हैं क्या फर्स्ट डोज का कोई इफेक्ट है उस सेकंड डोज के ऊपर या नहीं, यानी कि जो आपके पास नेक्स्ट डोज है, सही है, उसके ऊपर कोई प्रीवियस डोज का इफेक्ट है या नहीं। तो इस चीज को भी जो है वो आपने जो है वो डिसाइड करना होता है जिसकी बेसिस पे आप जो है वो अपनी डोजेज रेजिमेंट सेलेक्ट करते हैं, वो हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे। सही है। बेसिकली जब आप अब यहाँ पर बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो आता है जिसे हम कहते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बेसिकली आपके पास एक ऐसी प्रिंसिपल होती है जो इस बात को जो है वो कहती है कि आप जब भी कोई डोजिंग जो है वो दे रहे होते हैं, जब आपने किसी भी ड्रग की मल्टीपल डोजिंग दी तो आपके पास जब आपने जो फर्स्ट डोज दी ड्रग की, सही है, और फर्स्ट डोज देने के बाद जब फर्स्ट डोज जो है वो बेसिकली आपके पास डिक्लाइन हो रही थी तो डिक्लाइन होने से पहले ही आपने जो मतलब कंप्लीटली एलिमिनेट होने से पहले ही जब आपने जो है वो सेकंड डोज ऑफ ड्रग जो है वो दी तो ये जो आप सेकंड डोज ऑफ ड्रग दे रहे हैं उस सेकंड डोज ऑफ ड्रग के ऊपर जो है वो फर्स्ट डोज का जो है वो कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब जो प्रीवियस डोज है उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा
नेक्स्ट डोज के ऊपर, सही है। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वो कहती है। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वो बेसिकली आपके पास जब आप मल्टीपल डोजेस दे रहे होते हैं किसी भी ड्रग की, तो उस वक्त जब आपने मल्टीपल डोजेस देने के बाद जब आपने प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन मालूम करनी होती है, तो उसके लिए भी आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वो यूज करते हैं। यहाँ पे ये बात आपने कॉन्सेप्ट जो बिल्डअप करना है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वो बेसिकली ड्रग की कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए यूज की जाती है, प्रिडिक्ट करने के लिए यूज की जाती है जब आप ड्रग को मल्टीपल डोजेस में दे रहे होते हैं। सेकंड, आपके पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये भी कहती है कि जो आपने नेक्स्ट डोज दी है उसके ऊपर कोई जो है वो बेसिकली आपके पास फर्स्ट डोज का जो है वो कोई इफेक्ट नहीं होगा उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स के ऊपर, सही है। अब हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वो सिर्फ उन जो है वो क्या कहते हैं ड्रग्स के लिए जो अप्लाई होगी जो कि लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स जो है वो आपके पास जो है वो फॉलो करती है। लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब ये है कि जो कि आपके पास फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस को जो है वो शो करती है। फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस का मतलब ये है कि आपके पास जो है वो ड्रग की जो कंसंट्रेशन होती है वो एक्सपोनेंशियली जो है वो डिक्रीज होना जो है वो शुरू हो जाती है। लीनियर रिलेशनशिप जो होता है कि जैसे जैसे जो वो ड्रग की कंसंट्रेशन जो है वो बेसिकली आपके पास रेट ऑफ एलिमिनेशन और जो है वो ड्रग की कंसंट्रेशन के दरमियान जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, सही है। तो ये जो है वो बेसिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वो बेसिकली हम उन चीजों के लिए यूज करते हैं, उन ड्रग्स के लिए यूज करते हैं जो कि लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स जो है वो फॉलो करती हैं। और ये तब यूज होती है जब आपके पास सारे के सारे फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सब लीनियर होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर को जो है वो फॉलो करते हैं। और हम यही वाली बात कर चुके हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वो बेसिकली प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए जो वो यूज की जाती है। वो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन को किस तरह से मालूम करती है मल्टीपल डोजिंग पे। फर्स्ट डोज आपने जो है वो बेसिकली दी, तो फर्स्ट डोज देने के बाद जो एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन प्लाज्मा में अचीव हुई वो आपने नोट कर ली। फिर आपने जो वो बेसिकली सेकंड डोज दी, अब सेकंड डोज पे जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीव हुई वो आपने जो वो नोट कर ली। फिर आपके पास जो वो थर्ड डोज पे जो है वो बेसिकली आपने थर्ड डोज जो दी तो उस पर जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीव हुई तो वो आपने नोट कर ली। अब आपने क्या करना है, अब आपने मल्टीपल डोजेज जब दिया, मल्टीपल डोजेज देने के बाद अगर आप टोटल प्लाज्मा कंसंट्रेशन मालूम करें तो जो तीनों की जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है आप उसको ऐड कर देंगे। हर डोज की जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीव होगी उसको ऐड कर देंगे, और ऐड करने की वजह से आपके पास जो है वो टोटल प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो आपके पास जो है वो आ जाएगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में ये बात कर चुके हैं कि जो आप पहले डोज जो दे चुके हैं उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा आपके पास जो है वो नेक्स्ट डोज की फार्माकोकाइनेटिक्स के ऊपर। इस हर जो डोज होगी वो अपना इंडिविजुअल बिहेवियर जो है वो शो करेगी, वो किसी दूसरी डोज के ऊपर जो है वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी। इस वजह से ही हम जो है वो हर इंडिविजुअल डोज को कंसीडर करके उनको ऐड करके टोटल प्लाज्मा कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं मल्टीपल डोजिंग में। और इसी वजह से जो है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो वो यूज होती है। और अगर आप जो है वो डोज को डबल करेंगे तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन भी हर टाइम में जो है वो डबल होती जाएगी, सही है। तो ये वाली बात भी हमने यहाँ पे जो है वो डिस्कस कर ली, सही है। सेकंड हमारे पास ये कि जब हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वो यूज करते हैं तो हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं कुछ हमारी अजम्पशंस होती हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स हम जो है वो तब यूज करते हैं जब ड्रग जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के जरिए जो है वो एलिमिनेट कर रही होती है, यानी कि ड्रग जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। फर्स्ट डोज आपने दी वो कंप्लीटली एलिमिनेट हो गई, फिर आपने सेकंड डोज दी फिर वो भी कंप्लीटली एलिमिनेट हो गई, फिर थर्ड डोज दी वो भी कंप्लीटली एलिमिनेट हो गई। तो आप और हर डोज का अपना एक इंडिविजुअल इफेक्ट होगा, इंडिविजुअल प्लाज्मा कंसंट्रेशन होगी। फर्स्ट डोज जो है वो सेकंड डोज के ऊपर इफेक्ट नहीं रखेगी, अल्टर नहीं करेगी, सही है। ये सारी असम्पशन सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यूज करते हुए जो है वो अप्लाई होंगी, सही है। तब आप जो है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करके जो है वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, सही है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें सुपर पोजिशन प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई नहीं होती। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल तब अप्लाई नहीं होती जब आपके पास जो है वो आपने एक डोज ऑफ ड्रग दी और जो है वो बेसिकली कोई ऐसी ड्रग जो कि नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स जो है वो फॉलो कर लिए। नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब ये है कि वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को जो है वो फॉलो कर रही है, यानी कि आपके पास रेट ऑफ एलिमिनेशन जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग या प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग के ऊपर डिपेंड नहीं करा। हर टाइम एक कांस्टेंट फ्रैक्शन जो है वो ड्रग का जो है वो एलिमिनेट हो रहा है, सही है। यानी कि आपके पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तब भी यूज होती है जब आपके पास जो है वो आपने दो कोई ऐसी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तब भी आपके पास अप्लाई नहीं होती जब जो है वो आपने दो ड्रग्स कोई ऐसी दे दी जो आपके पास जो है वो एंजाइम इंडक्शन बिहेवियर शो करे, मतलब एक ड्रग दूसरी ड्रग की मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर दे और जो है वो बेसिकली उसकी
जो वो मेटाबॉलिज्म को बढ़ा दे और उसकी एक्सक्रीशन को बढ़ा दे, या एक ड्रग दूसरी ड्रग की जो वो बेसिकली आपके पास मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर दे और जो वो बेसिकली उसकी कंसंट्रेशन को बॉडी में बढ़ा दे, या तो आपके पास ऐसा हो कि आपने इतनी ज्यादा डोजिंग जो है वो कर दी कि आपके पास जो एंजाइम्स थे उनकी जो वो बेसिकली सैचुरेशन हो गई, तब भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होती, या पेशेंट की पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन जो है वो चेंज हो रही है, या जो उसकी कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा वर्स हो गई, वो CKD1 का पेशेंट था, वो क्रॉनिक किडनी डिजीज बेसिकली रीनल एंड स्टेज रीनल डिजीज 2 में चला गया, 3 में चला गया, जब उसकी और ज्यादा वर्सिंग होगी तो आपके पास सुपर पोजिशन प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने पहली बात की थी कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में जो पहली डोज ऑफ ड्रग होती है वो सेकंड डोज पे जो वो कोई इफेक्ट नहीं देती उसके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स में। अगर पेशेंट की कंडीशन चेंज हो रही है या कोई आपने ऐसी ड्रग दे दी या एंजाइम इंडक्शन एंजाइमेशन हो रही है, तो आपके पास क्या होगा, किस जो ड्रग होगी बेसिकली उसकी फार्माकोकाइनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो चेंज हो जाएंगी, और जब फार्माकोकाइनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होंगी तो आपके पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगी। और इसी वजह से आपके पास जो है वो क्या होता है, जब आप जो है वो मल्टीपल डोजिंग जो है वो दे रहे होते हैं किसी भी ड्रग की जो कि नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स फॉलो कर रही है, ये बात याद रखिएगा। अगर आपके पास कोई ऐसी ड्रग है जो कि लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स फॉलो करी, यानी कि वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करी, और जब हम उसकी मल्टीपल डोजिंग दे रहे हैं तो वहां पर तो हम सुपरपोजिशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस डोज का जो वो फर्स्ट डोज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, सही है। वहां पे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करके जो है वो क्या कहते हैं, प्लाज्मा कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी ड्रग है जो कि नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स फॉलो कर रही है, मतलब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स जो वो फॉलो कर रही है, और हम उसकी जो वो बेसिकली आपके पास जो वो मल्टीपल डोजिंग जो है वो एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास उसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इसलिए अप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि जो हम फर्स्ट डोज दे रहे हैं वो फर्स्ट डोज जो है वो क्या कहते हैं आपके पास बॉडी से कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं होती, उससे पहले ही हम जो है वो सेकंड डोज भी एडमिनिस्टर कर देते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये है कि इसको मैं आगे जाके एलोबरेट करता हूँ कि आपके पास सिंपल बात ये है कि आपके पास फर्स्ट जो डोज है उसका जो है वो बेसिकली आपके पास इफेक्ट जो है वो सेकंड डोज पे जो है वो आने लगता है, सही है। तो ये वाली बात जो है वो क्योंकि कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग जो है वो पर यूनिट टाइम में एलिमिनेट होता है, पूरी की पूरी डोज जो है वो एलिमिनेट नहीं होती, सही है। जैसे कि आपके पास जो है वो ये ग्राफ की, अगर आप इस ग्राफ को देखें, हमने बात की कि आपके पास जब हम मल्टीपल डोजेज इन जो है वो बेसिकली रेजिमेंट जो है वो सेट करते हैं, और जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो हम ये बात करें कि आपके पास ऐसी सारी ड्रग्स जो कि नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स जो वो फॉलो करती हैं, देखें आप, ये नॉन लीनियर है, पहले डिक्रीज हुई फिर इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हुई फिर इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हुई फिर इंक्रीज हुई, ये लीनियर नहीं जा रही हूँ करके। लीनियर क्या होती है, इंक्रीज हुई और फिर बिल्कुल स्टेटिक हो गई, ये लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स होती है, सही है। और ये क्या, ये नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स से पहले इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई। तो ऐसी सारी ड्रग्स जो कि नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स फॉलो करती है, यानी कि जीरो ऑर्डर फार्माकोकाइनेटिक्स फॉलो करती हैं, और जो जब हम उनकी मल्टीपल डोजिंग देते हैं तो उनके ऊपर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो हमने फर्स्ट डोज जो है वो एडमिनिस्टर की है उसका जो है वो इफेक्ट जो इस सेकंड डोज पे जो है वो आना जो है वो शुरू हो जाता है। और जो आपके पास होता क्या है बेसिकली, इसमें हम डोजिंग इंटरवल को इस तरह से सेट करते हैं कि फर्स्ट डोज के कंप्लीटली एलिमिनेट होने से पहले हम जो है वो नेक्स्ट डोज को जो है वो एडमिनिस्टर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने जो है वो 100 mg डोज जो है वो एडमिनिस्टर की फर्स्ट पे, सही है, जीरो टाइम इंटरवल पे जो है वो हमने 100 mg डोज एडमिनिस्टर की। अब 100 mg डोज एडमिनिस्टर करने के बाद जब इसकी जो है वो हाफ लाइफ बेसिकली हाई, तो अब क्या हुआ, फर्स्ट हाफ लाइफ पे ये ड्रग जो है बेसिकली कितनी बची, 50 mg बची, सही है। ये जो 50 mg बची बेसिकली क्या कहलाएगा, ये इसका जो है वो रेजिडुअल अमाउंट कहलाएगा जो बच गया। अब क्या करेंगे, यानी कि हमने इस ड्रग को जो है वो, अब क्या करेंगे, अब जब ये 50 mg जो है वो बची तो हमारे पास क्या हुआ, जो जब तक ये 50 mg पर आई तो हमारे पास नेक्स्ट डोज का जो है टाइम हो गया, तो हमने क्या किया, हमने अगेन जो है वो 100 mg डोज जो है एडमिनिस्टर कर दी। अब जब हमने 100 mg डोज एडमिनिस्टर की तो पीछे हमारे पास कितनी बची हुई थी, पीछे हमारे पास 50 mg बची हुई थी। तो ये जो 50 mg थी अब ये इस 100 mg में जो है वो एड ऑन हो गई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट डोज की जो रेजिडुअल अमाउंट थी वो हमारे पास जो वो सेकंड डोज में ऐड हो गई, और फर्स्ट डोज ने जो वो सेकंड डोज की फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स के ऊपर जाके इफेक्ट शो कर दिया। इसी वजह से यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होती, सही है। तो ये वाली बात जो है वो हमने यहाँ पे कंक्लूड की कि जब हम कोई ऐसी ड्रग जो कि आपके पास जो मल्टीपल डोजेज रेजिमेन हम सेट कर रहे हैं, और हमने डोजिंग इंटरवल को इस तरह से सेट किया कि हम फर्स्ट डोज के एलिमिनेट होने से पहले ही सेकंड डोज जो है एडमिनिस्टर करें, ताकि फर्स्ट डोज का जो रेजिडुअल अमाउंट जो बचा है, बची हुई डोज है हाफ लाइफ के बाद, वो जो है वो सेकंड डोज उसमें आके ऐड हो जाए। तो इस वजह से जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी, सही है। अच्छा,
अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट बात आती है आपके पास जो है वो ड्रग की एक्यूमुलेशन की। जिस तरह से हमने आईवी इन्फ्यूजन में पढ़ा था कि जब हम ड्रग जो है वो बेसिकली देना शुरू करते हैं तो ड्रग की कंसंट्रेशन, प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो राइज होती है उसे हम जो है वो एक्यूमुलेटिव फेज कहते हैं। अब क्या होता है एक्यूमुलेटिव फेज के बाद जब आपके पास 5 से 6 हाफ लाइफ जब वो गुजर जाती है तो वो स्टेडी स्टेट जो है वो अचीव कर लेती है। बिल्कुल इसी तरह से मल्टीपल डोजेज रेजिमेन में भी यही होता है कि जब हम जो है वो बेसिकली 1 2 3 4 5 5 जो है वो बेसिकली आपके पास जब जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास हम जो है वो 5 डोजेस जो है वो देना शुरू कर देते हैं, या हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं आपके पास जो है वो जब 5 से 6 हाफ लाइफ जो है वो बेसिकली आपके पास अचीव हो जाती है तो जो है वो जो मल्टीपल डोजेज रेजिमेन है वो अपनी जो है वो स्टेडी स्टेट जो है वो अचीव कर लेती है। और उससे पहले का जो है वो बेसिकली आपके पास फेज जो होता है बेसिकली वो ड्रग की एक्यूमुलेशन का फेज होता है। ड्रग की एक्यूमुलेशन का फेज का मतलब ये है कि हमारे पास जो ड्रग हमने एडमिनिस्टर की, जो हमने फर्स्ट डोज जो है वो बेसिकली दी है, उस फर्स्ट डोज के जो है वो कंप्लीटली एलिमिनेट होने से पहले ही जो है वो हम सेकंड डोज जो है वो एडमिनिस्टर करें। और ये जो फर्स्ट डोज का जो रेजिडुअल अमाउंट जो बचा है, मतलब 100 mg से जो 50 mg बचा था, अब वो नेक्स्ट डोज जो है वो जो नेक्स्ट जो 100 mg की डोज है वो जो है वो बेसिकली आपके पास इसके अंदर जो है वो आके ऐड हो जाएगी। और ये जो एडिंग हो रही है सेकंड डोज की फर्स्ट डोज के रेजिडुअल अमाउंट में, उसे जो है वो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, उसे हम जो है वो बेसिकली ड्रग की एक्यूमुलेशन जो है वो कह रहे हैं। और इस तरह से जब हमने फर्स्ट डोज दी, फर्स्ट डोज के रिमेनिंग में 50 mg बचा, फिर हमने 50 mg जब बचा तो हमने जो है वो सेकंड डोज दे दी, तो 100 प्लस 50 कितना हो गया, 150 mg हुआ। फिर हमने जो है वो बेसिकली जब बॉडी में 150 mg जो है वो हुआ सेकंड डोज के बाद, तो क्या हुआ, अब 150 mg के बाद जो है वो जब इसकी हाफ लाइफ आएगी तो बॉडी में कितनी बचेगी, 75 mg बचेगी। फिर हमने जो है वो जब फोर्थ डोज दी तो कितनी हो गई बेसिकली 100 प्लस 75 175 mg हो गई। तो इस तरह से बेसिकली वो एड ऑन होता हुआ चले जाएगा, और जब वो 5 से 6 हाफ लाइफ जो वो अटेन करेगा तो वो अपनी स्टेडी स्टेट लेवल जो है वो अचीव कर लेगा। सही है। अच्छा, ड्रग की एक्यूमुलेशन हमने बात की कि जब हम जो है वो डोज को फिक्स रखते हैं और डोजिंग इंटरवल को भी फिक्स रखते हैं कि हर 2-2 घंटे बाद जो है वो हम 100 जो है वो बेसिकली mg दे रहे हैं। ड्रग की एक्यूमुलेशन के लिए डोजिंग इंटरवल भी आपका फिक्स होना चाहिए और जो है वो डोज भी आपकी फिक्स होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने पहले 100 mg दी, फिर आपने जो 50 mg दी, तो आपके पास जो वो ड्रग एक्यूमुलेट नहीं होगी और आपके पास स्टेडी स्टेट अचीव नहीं करेगी और थेरेपेटिक लेवल अटेन नहीं होगा। तो डोजिंग इंटरवल और जो है वो डोज के ऊपर जो है वो आपकी एक्यूमुलेशन जो है वो डिपेंड करती है, और एलिमिनेशन हाफ लाइफ इफ के ऊपर भी जो है वो बेसिकली आपके पास डिपेंड करती है। सही है। अच्छा, तो ये वाली बात है कि एक्यूमुलेशन का मतलब एक्यूमुलेशन क्यों हो रही है, क्योंकि प्रीवियस डोज के एलिमिनेट होने से पहले ही आप नेक्स्ट डोज जो है वो एडमिनिस्टर कर रहे हैं, ताकि वो जो नेक्स्ट डोज है वो रेजिडुअल अमाउंट के अंदर जो है वो एड अप हो जाए। सही है। अच्छा, जो एक्यूमुलेशन का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के टॉ। ये जो टॉ है बेसिकली क्या है, ये डोजिंग इंटरवल है। सही है। डोजिंग इंटरवल को जो है वो बेसिकली आपने जो वो फिक्स रखना होता है, और जो है वो एलिमिनेशन हाफ लाइफ के ऊपर भी आपकी जो है एक्यूमुलेशन इंडेक्स जो वो डिपेंड करता है। फॉर सपोज अगर हम इस रिलेशनशिप के मुताबिक देखें तो आपके पास अगर एलिमिनेशन हाफ लाइफ जो बेसिकली इंक्रीज होगी, सही, यानी कि ड्रग जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो ज्यादा जल्दी एलिमिनेट हो रही है, सही है, तो इसका मतलब है कि वो एक्यूमुलेट नहीं होगी, इनवर्स रिलेशन है। और यही वाली बात है कि अगर आप जो है वो डोजिंग इंटरवल जो है वो बेसिकली अगर आप बढ़ा देंगे, यानी कि 2 डोजेस के दरमियान जो है वो गैप बढ़ा देंगे, तो आपके पास जो फर्स्ट डोज होगी बेसिकली उसको आप चांस दे देंगे कि वो कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं 100 mg डोज जो है वो क्या कहते हैं आपके पास दे रहा हूँ फर्स्ट हावर पे, सही है, और जो मैंने सेकंड डोज मुझे उसूलन जो है वो 2 घंटे बाद देनी चाहिए, अब मैंने क्या किया, मैंने उसको जो है वो 5 घंटे बाद दे दिया। तो क्या हुआ बेसिकली, मैंने जो वो बहुत ज्यादा गैप कर दिया, तो इस 100 mg को जो है वो उसूलन यहाँ पे कितनी बची चाहिए थी, 50 mg जो वो बचनी चाहिए थी 2 घंटे बाद, सही है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उस डोजिंग इंटरवल को बढ़ा दिया, तो ये 50 mg भी जो है वो बेसिकली कंप्लीटली जो है एलिमिनेट हो जाएगी और पीछे मेरे पास कोई जो है वो डोज नहीं बचेगी। इस वजह से अगर हम डोजिंग इंटरवल को बढ़ाएंगे या हम एलिमिनेशन रेट को जो है बढ़ाएंगे तो एक्यूमुलेशन इंडेक्स जो है वो बेसिकली कम होगा। तो ये वाली बात हमने यहाँ से जो है वो देख ली। सही, तो यही वाली बात है कि जब हम ड्रग को रेगुलर इंटरवल्स पे एडमिनिस्टर करते हैं तो आपके पास प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो राइज भी हो रही होती है और फॉल भी हो रही होती है। मल्टीपल डोजिंग में ये था कि सी मिन अचीव करेगी, सी मैक्स अचीव करेगी, और ये जो वो बेसिकली जो ड्रग की एक्यूमुलेशन है वो डिपेंड करेगी एलिमिनेशन हाफ लाइफ के ऊपर और डोजिंग इंटरवल के ऊपर। तो आपने जो वो बेसिकली क्या करना होता है कि आपने इस तरह का डोजिंग इंटरवल जो बेसिकली सेट कर इस तरह का जो है वो बेसिकली आपके पास डोजिंग इंटरवल आपने सेट करना होता है कि आपके पास जो है वो प्रीवियस डोज के एलिमिनेट होने से पहले ही आप जो है वो
नेक्स्ट डोज जो है वो बेसिकली आप दे दें, ताकि आपके पास जो है वो नेक्स्ट डोज जो है वो बेसिकली प्रीवियस डोज के अंदर जो है वो ऐड हो जाए, आपके पास जो है वो सिमिलर प्लाज्मा लेवल्स जो है वो आपके पास जो है वो अचीव हो। फॉर एग्जांपल ये वाली बात है कि आपने 100 mg जो है वो पहली दी, 100 mg जब आपने दी तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद कितनी mg बची, 50 mg बची, सही है। फिर आपने क्या किया, फिर आपने अगेन जो है वो बेसिकली 100 mg दी, सही है। अगेन आपने 100 mg, तो हाफ लाइफ के बाद जो है वो आपके पास कितनी mg बची, 75 mg बची, सही है। बॉडी के अंदर 150 का आधा जो है वो 75 होता है। फिर अगेन जो है वो बेसिकली आपने कितनी mg दी, 100 mg दी, तो 175 mg हो गए, फिर 175 का जो है वो आधा बचेगा। और इस तरह से जब वो जो है वो क्या कहते हैं, मतलब जो नेक्स्ट डोज है वो प्रीवियस डोज के अंदर जो है वो ऐड होती चली जाएगी, और जो है वो बेसिकली आपके पास हाफ हाफ जो है वो बेसिकली बॉडी में बचती चली जाएगी। और जो है वो क्या कहते हैं, आपके पास 5 से 6 हाफ लाइफ के बाद आपके पास जो है वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो स्टैटिक हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी, और जो है वो बेसिकली आपके पास वो स्टेडी स्टेट जो है वो अचीव कर लेगी। अगर आपने जो है वो क्या कहते हैं नेक्स्ट डोज के एलिमिनेट होने से पहले जो है वो प्रीवियस डोज दी, तो आप जो है वो नेक्स्ट डोज के एलिमिनेट होने से पहले जो है वो बेसिकली आपने जो है वो क्या कहते हैं, यहाँ वाली बात ये थी कि आपके पास जो है वो दो सिनेरियोज हैं। दो सिनेरियोज ये है कि आपके पास जो है वो या तो आप नेक्स्ट डोज के एलिमिनेट होने से पहले ही जो है वो प्रीवियस डोज के एलिमिनेट होने से पहले ही आप नेक्स्ट डोज दे दें, ताकि वो ड्रग जो है एक्यूमुलेट करे। लेकिन अगर आप जो है वो क्या कहते हैं प्रीवियस डोज के एलिमिनेट होने से पहले नेक्स्ट डोज नहीं दे रहे, आप प्रीवियस डोज को मौका दे रहे हैं कि वो कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाए, तो जो है वो बेसिकली सिर्फ आपके पास नेक्स्ट डोज ही प्लाज्मा में जो है वो बचेगी, और आप जो है वो सिमिलर प्लाज्मा लेवल्स जो है वो अटेन कर पाएंगे, ड्रग एक्यूमुलेट नहीं होगी। यहाँ वाली एग्जांपल में था कि अगर आप 100 mg की डोज जो है वो दे रहे हैं, सही 100 mg की डोज दे रहे हैं, और फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद आपके पास कितनी बचनी चाहिए, 50 mg बचनी चाहिए। लेकिन आपने फर्स्ट डोज में और नेक्स्ट डोज में जो है वो इंटरवल बढ़ा दिया, तो ये जो 50 mg है ये क्या होगी, बेसिकली ये जो है वो कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगी, सही है। तो पीछे क्या बचेगा, आपके पास 0 mg बचेगा। अब आप जो नेक्स्ट डोज देंगे वो कितनी mg होगी, बेसिकली वो कंप्लीटली जो है वो 100 mg होगी। 100 mg देने के बाद अगेन वो 50 mg अचीव करेगा, सही है, क्योंकि पीछे जो है वो कोई डोज नहीं बची होगी। तो ये हर बार जो है वो 50 mg जो है वो आपको डोज प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो मिलती चली जाएगी। ये तब होगा जब आप जो है वो प्रीवियस डोज को जो मौका दे रहे हैं कि वो कंप्लीटली जो है एलिमिनेट हो जाए, सही है। और जो मैंने इससे पहली वाली एग्जांपल जो डिस्कस की थी कि 50 mg के अंदर फिर 100 mg आके ऐड हो रही थी, वो आपके पास जो है वो प्रीवियस डोज की एलिमिनेशन से पहले जो है आप दे रहे थे, सही है। नेक्स्ट सिनेरियो ये है कि आपके पास जो है वो अगर आप जो है वो प्रीवियस डोज की एलिमिनेशन होने से पहले नेक्स्ट डोज जो है वो बेसिकली देंगे, तो आपके पास क्या होगा, जो प्रीवियस डोज की जो रेजिडुअल अमाउंट होगी उसमें जो है वो नेक्स्ट डोज आके जो ऐड हो जाएगी, और ड्रग जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगी। यानी कि आपने अगर 100 mg डोज जो है वो दी, और आपने जो है वो बेसिकली 100 mg डोज दी, तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद कितनी बची, 50 mg बची, हाफ हो गई। और फिर जब आपने जो है वो इस 50 mg को कंप्लीटली निकलने का मौका नहीं दिया, वहां पे हम कंप्लीटली निकलने का मौका दे रहे थे, तो पीछे जो है वो कुछ भी नहीं बचा था। अब यहाँ पे जब हमने उसको कंप्लीटली मौका नहीं दिया कि वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाए, हमने जो नेक्स्ट डोज ही एडमिनिस्टर कर दी, 100 mg जो एडमिनिस्टर कर दी, तो अब ये 100 mg जो है इस रेजिडुअल अमाउंट में जो है वो क्या कहते हैं एडअप हो जाएगी, और इस तरह से हमारे पास जो टोटल ड्रग हमारे पास एक्यूमुलेट होगी वो 150 mg होगी। वहां पे पीछे कितनी थी, पीछे जो है वो हमारे पास सिर्फ हमें जो है वो 100 mg जो है वो मिल रही थी, सही है। तो इस तरह से अगर आपने ड्रग को एक्यूमुलेट करवाना है, तो आपने नेक्स्ट डोज प्रीवियस डोज की एलिमिनेशन से पहले आपने जो है वो नेक्स्ट डोज जो है वो देनी होती है। और यही वाली बात है कि जितना डोजिंग इंटरवल जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो शॉर्ट रखेंगे, कि आप जो है वो बिटवीन द डोजेज आप जो है वो गैप जो है वो क्या कहते हैं आपके पास कम रखेंगे, कि आप जाहिर सी बात है कि आपने जो है वो 100 mg डोज जो है वो पहले दी, और फिर नेक्स्ट डोज जो है वो आप 2 घंटे बाद दे रही, यानी कि आप इस ड्रग को जो है वो एलिमिनेट होने का टाइम नहीं दे रहे, कि वो मतलब उसकी कंप्लीटली एलिमिनेशन होने को जो है वो रोक रहे, ताकि नेक्स्ट डोज जो है वो इसमें आके एडअप हो जाए। तो जितना आप जो है वो डोजिंग इंटरवल शॉर्ट रखेंगे, उतना जो है वो बेसिकली आपके पास रेजिडुअल अमाउंट जो है वो ज्यादा बचेगा, मतलब उतनी जो है वो डोज बचेगी कि वो ड्रग जो है वो कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं हो पाएगी फर्स्ट डोज, और उतनी जो है वो नेक्स्ट डोज आके जो है वो नेक्स्ट में ऐड हो जाएगी, और ड्रग एक्यूमुलेशन जो है वो ज्यादा होगी, क्योंकि एक्यूमुलेशन के अंदर और डोजिंग इंटरवल में जो है वो इनवर्स रिलेशन है। जितना डोजिंग इंटरवल कम होगा, उतनी जो है वो बेसिकली एक्यूमुलेशन जो है वो ज्यादा होगी, क्योंकि एडिंग जो है वो ज्यादा होगी और रेजिडुअल अमाउंट जो है वो ज्यादा बची हुई होगी। और जितना डोजिंग इंटरवल आप लॉन्ग करेंगे, उतनी एक्यूमुलेशन जो है वो आपके पास जो है वो कम होगी। तो ये वाली बात जो है वो हमने यहाँ पे जो है वो डिस्कस कर ली, सही है। ये वाली बात है कि डोजिंग इंटरवल आपके पास जो है वो कम है, 2-2 घंटे का गैप दे रहे हैं,
तो आप क्या करें, आप जो है वो फर्स्ट डोज के जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो, ये आपके पास एक नॉर्मल जो है वो बेसिकली ग्राफ है कि आप जो है वो क्या कहते हैं, फर्स्ट पहले आपने जो सिंगल डोज दी, सिंगल डोज जो वो कम्प्लीटली एलिमिनेट हो गई, देन अगेन आपने जो है वो क्या कहते हैं कम्प्लीटली एलिमिनेट हो गई, देन जब कम्प्लीटली जब वो एलिमिनेट हो तो फिर आपने सेकंड डोज दी, फिर जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो भी कम्प्लीटली एलिमिनेट हो गई, फिर कम्प्लीटली एलिमिनेट होने के बाद जो है वो थर्ड डोज दी तो वो भी कम्प्लीटली एलिमिनेट हो गई। तो इसमें आपके पास एक सिंपल जो है वो ग्राफ दिखाया हुआ है कि आपके पास आपने डोजिंग इंटरवल को जो है वो फिक्स किया हुआ है और जब आप मल्टीपल डोजिंग जो है वो करते चले जाएं, लेकिन इसमें ड्रग जो है वो जो सेकंड डोज है वो फर्स्ट डोज के अंदर जो है ऐड नहीं हो रही, यानी कि ये आपके पास जो है एक लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स जो है वो फॉलो कर रहा है। सही है। सेकंड ये बात है कि अगर आपने जो वो ड्रग को एक्यूमुलेट करवाना है तो आपके पास आपने क्या करना होगा, आपने डोजिंग इंटरवल को जो है वो शॉर्ट करना होगा। सही है। और जो है वो बेसिकली आपने डोज को जो है वो फिक्स रखना होगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सेकंड केस में अगर आप देखें तो आपने डोज को तो जो है वो फिक्स रखा, लेकिन आपने डोजिंग इंटरवल को जो है वो बढ़ा दिया। पहली डोज और सेकंड डोज में जो गैप है बेसिकली वो आपने बढ़ा दिया। तो एक्यूमुलेशन के फॉर्मूले के जरिए क्या था कि डोजिंग इंटरवल और एक्यूमुलेशन का जो वो इनवर्स रिलेशन होता है कि अगर आप डोजिंग इंटरवल जो वो इंक्रीज करते हैं तो एक्यूमुलेशन ऑफ ड्रग जो है वो बेसिकली कम होती है। तो बेसिकली यहीं पर यहाँ पर भी ये होता है कि आपने गैप जो है वो बेसिकली बढ़ा दिया, और जब आपने गैप बढ़ा दिया तो क्या हो रहा है, आपने पहली डोज को कंप्लीटली मौका दे दिया कि वो जो है वो कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाए। और जब वो कंप्लीटली एलिमिनेट हो रही थी तो आपके पास क्या हो रही थी, आपके पास जो है वो फिर आप जो वो नेक्स्ट डोज दे रहे थे तो आपके पास जो वो सिमिलर प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो वो मिल रही थी। फॉर एग्जांपल हमने 100 mg की डोज दी और 100 mg की डोज जो वो फर्स्ट टाइम दी तो वो 100 mg की डोज कंप्लीटली जो है वो बेसिकली यहाँ पे एलिमिनेट हो गई, क्योंकि आपने उसकी एलिमिनेशन होने से पहले जो है वो कोई नेक्स्ट डोज नहीं दी, आपने डोजिंग इंटरवल को बढ़ा दिया। उसूलन आपका डोजिंग इंटरवल जो है वो 2 आवर होने चाहिए ताकि जो अब आपके पास नेक्स्ट डोज थी वो इसमें ऐड हो जाती, लेकिन आपने डोजिंग इंटरवल को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि जो 100 mg में से जो 50 mg जो है वो बच रहा था 2 घंटे में, वो भी जो है वो एलिमिनेट हो गया और पीछे आपके पास जीरो बचा। और जब आपके पास जीरो बचा तो फिर आपने जो है वो नेक्स्ट डोज जो है वो एडमिनिस्टर की। तो ये तब हो रहा है कि यानी कि जब आप डोजिंग इंटरवल इंक्रीज करें तो तब भी आपके पास जो वो ड्रग की एक्यूमुलेशन आपको अचीव नहीं हो रही, और जब आप डोजिंग इंटरवल को फिक्स कर रहे हैं तो तब भी आपके पास जो है वो प्रीवियस जो नेक्स्ट डोज है बेसिकली वो प्रीवियस डोज के अंदर जो है वो एडअप नहीं हो रही। तो आपके पास आप किस तरह से ड्रग की एक्यूमुलेशन जो है वो अचीव कर सकते हैं, जब आप डोजिंग इंटरवल को जो है वो बेसिकली आपके पास शॉर्ट करते हैं। सही है। क्योंकि एक्यूमुलेशन और जो है वो डोजिंग इंटरवल के दरमियान जो है वो इनवर्स रिलेशन है कि जब आपने डोजिंग इंटरवल को कम किया, जिससे आपने यहाँ पे गैप जो है वो कम कर दिया, तो आपके पास ड्रग जो है वो एक्यूमुलेट हुई। क्यों क्यों एक्यूमुलेट हुई, जैसे कि आपके पास यहाँ पे जो है वो 100 mg जो है वो आपने डोज दी। अब 100 mg डोज जब आपने दी तो आपकी जो उसूलन आपकी जो है वो बेसिकली आपके पास जो नेक्स्ट डोज देने का टाइम है वो 2 घंटे बाद है। सही है। अब जब आपने जो है वो, और ड्रग की जो है वो बेसिकली हाफ लाइफ फॉर सपोज जो है वो 5 आवर्स है कि सॉरी ड्रग की जो है वो बेसिकली ड्रग जो है वो बेसिकली आपके पास इसी 2 घंटे में फॉर सपोज 2 घंटे में जो है वो हाफ हो जाती है। सही है। तो क्या हुआ, जब आपके पास जो है वो 100 mg डोज आपने ली तो 2 घंटे बाद आपकी नेक्स्ट डोज का टाइम है, और 2 घंटे बाद ही आपकी ड्रग जो है वो बेसिकली कितनी हाफ हो जाएगी, यानी कि 50 mg हो जाएगी। अब क्या हुआ, अब इस इंटरवल के दरमियान जो वो ड्रग की जो फर्स्ट डोज की जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन बची वो कितनी बची, 50 mg बची। सही है। यानी कि 50 mg जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो बच गया। अब जब आपके पास 50 mg बच गया तो आपने डोजिंग इंटरवल को इस तरीके से सेट किया हुआ है कि जो भी आप जो है वो 100 mg यानी कि आप फर्स्ट डोज की कंप्लीटली एलिमिनेट होने से, यानी कि 50 mg को आप रोक रहे हैं एलिमिनेट होने से। सही है। और इसके एलिमिनेट होने से पहले ही आप जो है वो नेक्स्ट डोज दे रहे हैं, और आपने क्या किया, आपने इसके 50 mg जो आपके पास बचा हुआ था, जब आपने नेक्स्ट डोज जो है वो बेसिकली देखें कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं हुई, यहाँ पे आके रुक गई, और यहीं पर ही आपने जो वो नेक्स्ट डोज जो वो दे दी। जब आपने नेक्स्ट डोज दे दी तो जो 100 mg थी वो फिर इसकी जो 50 mg के अंदर जब ऐड हो गई, तो इस तरह से आपके पास जो वो हर टाइम पे जो वो 100 mg जो है ऐड होती चली जाएगी। और जब आपके पास ये फर्स्ट हाफ लाइफ है, ये सेकंड हाफ लाइफ है, ये थर्ड हाफ लाइफ है, ये फोर्थ हाफ लाइफ है, और जब वो फिफ्थ हाफ लाइफ की तरफ पहुंचेगी तो आपके पास जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन होगी बेसिकली वो कांस्टेंट हो जाएगी, और जो आपके पास डोज जो आप इनपुट दे रहे हैं वो जो है वो बेसिकली एलिमिनेशन रेट के जो वो बराबर होगी, यानी कि जितनी भी आप डोज देंगे, यानी कि 100 mg जो आप डोज देंगे वो 100 mg कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगी, और आपके पास जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन जो आपने अचीव करना चाहिए थी विद इन द थेरेपेटिक विंडो वो जो है वो बेसिकली यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी, और इस तरह से आप जो है वो प्रोलॉन्ग टाइम तक जो वो थेरेपेटिक जो है वो क्या कहते हैं आपके पास
जो थेरेपेटिक इफेक्ट है वो अचीव कर पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे थियोफाइलिन की कोट एग्जांपल को जो है वो कोट करके बता देता हूँ। यानी कि हमने यहाँ से ये बात कंक्लूड की कि अगर आप जो है वो डोजिंग इंटरवल को फिक्स रखते हैं तो तब भी आपके पास जो है वो ड्रग की एक्यूमुलेशन नहीं होगी। आप डोजिंग इंटरवल को बढ़ा देते हैं तो पीछे कोई अमाउंट नहीं बचेगा जिसकी वजह से आपके पास ड्रग की एक्यूमुलेशन नहीं होगी। लेकिन अगर आप डोजिंग इंटरवल को जो है स्मॉल करते हैं और डोज को फिक्स रखते हैं तो आपके पास जो है वो जो नेक्स्ट डोज होगी वो प्रीवियस वाले के अंदर ऐड होती चली जाएगी, क्योंकि आप मौका नहीं दे रहे फर्स्ट डोज की वो कंप्लीटली एलिमिनेट हो। इस तरह से ड्रग जो है एक्यूमुलेट होती चली जाएगी और जो है वो आपके पास 5 से 6 हाफ लाइफ के बाद वो अपनी स्टेडी स्टेट अचीव कर लेगी। जब जैसे ही वो अपनी स्टेडी स्टेट अचीव कर लेगी तो आपके पास जो है वो रेट ऑफ एलिमिनेशन जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो डोज इनपुट के जो है वो बेसिकली बराबर होगा। यानी कि इस स्टेट में जितनी भी डोज आप देंगे वो कंप्लीटली जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी और आपके पास जो है वो स्टेडी स्टेट जो है वो आप अचीव कर लेंगे। और इसी तरह से आपके पास एक कांस्टेंट जो है वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीव करेंगे और आपके पास जो थेरेपेटिक लेवल होगा, थेरेपेटिक एक्टिविटी होगी वो प्रोलॉन्ग रहेगी। सही है, तो ये वाली बात हमने यहाँ पे जो है वो कंक्लूड कर ली। सही है, तो अभी तक हम अपने लेक्चर को यहीं तक जो है वो बेसिकली रखते हैं और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो है वो क्या कहते हैं उसमें आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।